नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब में। मैं सिद्धांत मिश्रा नेट क्वालिफाई हूँ हिस्ट्री और इंडियन कल्चर में, और मैं आज आपको अकबर के कुछ सुधार और उसकी जो नीतियां थी उसके विषय में आपसे चर्चा करूंगा। ये जो लेक्चर है ये उसी श्रृंखला का पार्ट है जो हम चला रहे हैं, मुगल अपनी श्रृंखला जिस हमने शुरू की थी और हमने जिसमें अकबर के विषय में पढ़ा था। हमने इससे पहले अकबर के 2 लेक्चर और डाले हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें अकबर के जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज थी, यानी कि जो उसके साम्राज्य विस्तार था उसकी हमने चर्चा की थी, और अकबर के शुरुआती जीवन की हमने चर्चा की थी। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अकबर के सुधार और नीतियों के बारे में बताएंगे, जिसके लिए अकबर को बहुत ज्यादा जाना जाता है। सबसे पहले हम उसके सुधार देख लेते हैं, उसके बाद हम उसका चरित्र देखेंगे और उसकी क्या क्या सफलताएं थी वो देखेंगे, और अंतिम में उसके राजत्व के सिद्धांत को जानेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई सारे लेक्चर्स में बताया है, जब हमने मुगल की राजपूत पॉलिसीज डिस्कस की थी, जब उनके जो भी रिलीजियस पॉलिसीज थी, जो उनकी धार्मिक नीतियां थी, वो जब हमने डिस्कस की थी, तो उसमें मोटे मोटे तौर पे हमने बात कर ली थी इनकी, और किस तरह से अकबर ने हिंदुओं की सद्भावना प्राप्त करने के लिए 1563 में तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया था, फिर जजिया कर को हटाया, और इसके अलावा उसने सती प्रथा को समाप्त करने के प्रयास किए। तो ये उसके रिलीजियस रिफॉर्म्स भी थे और उसके सोशल रिफॉर्म्स भी थे। अब जैसे जजिया कर को हटाना या हिंदुओं की सद्भावना प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्रा कर को हटाना, ये उसके कुछ ना कुछ रिलीजियस रिफॉर्म्स थे, यानी कि जो उसके धार्मिक सुधार थे उनमें आते हैं। और सती प्रथा को समाप्त करने का उसने प्रयास किया, बहुत ज्यादा ठोस उस पर काम नहीं कर पाया वो, लेकिन इसका इसने प्रयास किया, ये इसके सोशल रिफॉर्म्स में आते हैं। पराजित देश के निवासियों को दास बनाए जाने की प्रथा को भी इसने समाप्त किया। बाल विवाह के विरुद्ध कानून बना के लड़के के विवाह की न्यूनतम उम्र को 16 और लड़की की उम्र 14 वर्ष कर दी। तो ये पहला ऐसा इंसिडेंट मिलता है हमको भारतीय जो हमारा मध्य इतिहास है, यानी कि जो मध्यकालीन इतिहास है, उसमें ऐसा पहला हमको ऐसा इवेंट मिलता है जहां पे एक इस तरह से कोई कानून बन रहा है जिसमें जो चाइल्ड मैरिज है उसको रोकने के लिए कोशिश की जा रही है। इसके लिए उसने प्रत्येक नगर में 2 कर्मचारी नियुक्त किए जो विवाह से पूर्व वर और वधु दोनों की उम्र की जांच करते थे। अब ये जो इसके अधिकारी थे, ये एक तरह से एक सर्टिफिकेट देते थे और उसके बाद ही वो विवाह किया जा सकता था। तो इस तरह से उसने पूरी व्यवस्था बनाई थी कि जो चाइल्ड मैरिज है उसको रोका जा सके। शाही अस्तबल के घोड़ों पर शाही मुहर और संख्या अंकित की जाने लगी, और जो अच्छी नस्ल के घोड़े थे, तो जैसे हमको पता है दांत और चेहरा प्रथा जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह शेरशाह सूरी ने उसको बहुत अच्छे ढंग से उसको एकदम लागू किया था। तो अकबर के समय में ये एकदम व्यापक मोड़ लेती है, और जो अच्छी नस्ल के घोड़े थे उन पे अलग से चिन्ह लगा दिया जाता था, जिससे आपको पता रहे कि ये जो घोड़ा है ये अच्छी नस्ल का है। जागीरदारी प्रथा तोड़कर सारी जमीन शाही जमीन घोषित कर दी। लेख प्रमाण कार्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, लेख प्रमाण कार्यालय बनाया, जिसका कार्य न्यायालय की सभी कार्यवाही को लिपिबद्ध करना था। मतलब एक तरह से जो हमारी जुडिशियल सिस्टम है, जहां पे आप देखते होगे कि जज कुछ बोलता रहता है तो नीचे बैठ के जो बंदा है वो लिखता है, तो उस तरह से एक पूरा एक अलग विभाग बनाया था जो कि कोई भी ऐसी कार्यवाही हो रही है तो उसको लिपिबद्ध करे। प्रांतीय मुद्रा अधिकारी, हर एक प्रांत में एक मुद्रा अधिकारी नियुक्त किए। मुद्रा में शुद्ध स्वर्ण प्रयोग किया जाता था, जिसका वजन निर्धारित और प्रमाणित होता था। अकबर ने अपने प्रशासन में नासक व्यवस्था भी लागू की, जो कि एक तरह की एक राजस्व व्यवस्था है, जिसमें किसानों के साथ जो है एक समझौता किया जाता है। जमींदार और किसान के बीच में एक समझौता होता है, और जो किसान की जमीन है उसका मूल्यांकन उसके द्वारा पूर्व में अदा किए गए करों के आधार पर होता है। बाढ़ या सूखे के कारण फसल खराब हो जाने पर किसानों को जो कर है, जो किसानों का जो कर है वो भी माफ कर दिया जाता था। तो और सबसे ज्यादा अधिक सुधार हुए हैं भू राजस्व व्यवस्था की दिशा में। टोडरमल ने इसी दिशा में कार्य किया है, और हम इसके ऊपर अलग से एक पूरा लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम केवल डिस्कस करेंगे मुगलों की भू राजस्व व्यवस्था, और इसमें सबसे ज्यादा डिस्कशन होगा अकबर के समय में, और इसको हम आगे पूरा कंटिन्यू करके एक ही लेक्चर में उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, बाबर से लेके और जो अंतिम जो लेटर जिनको हम बोलते हैं लेटर मुगल्स, वहां तक हम लेके जाएंगे, और उसको भू राजस्व व्यवस्था में इसमें मोटा मोटा भाग जो होगा वो अकबर के समय का होगा। अब देखते हैं अकबर का चरित्र और सफलताएं। जैसा कि हमको पता है अकबर के विषय में तुज़के जहांगीरी में बहुत ज्यादा लिखा गया है। उसके शारीरिक बनावट के बारे में काफी कुछ लिखा है, और तुज़के जहांगीरी कहती है कि अकबर की नाक के पास मटर जितना एक बड़ा हफ्सा था, और चेहरा गोरा ना होकर कुछ सांवला था। जनता की तुच्छ से तुच्छ भेंट को भी वो सीने से लगा लिया करता था, लेकिन सरदारों के जो उसके जो अधिकारी थे, बड़े उच्च अधिकारी, वो अगर कुछ उसको बहुमूल्य उपहार देते थे तो उन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता था। तो ये दिखाता है, दर्शाता है कि किस तरह से वो जनता से कनेक्ट होता था, तो आम जनता से किस तरह से संवेदनाएं रखता था, ये उसका एक प्रतीक है।
राजत्व के विषय में उसके विचार बहुत ऊंचे थे। और डॉक्टर त्रिपाठी सर हैं, वो कहते हैं कि उसका राजत्व का आदर्श राष्ट्रीय नहीं बल्कि सार्वभौमिक था। और सार्वभौमिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अकबर जो है वो केवल इंडिया के जो बाउंड्रीज हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा, और वो कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया को भी जीतने की कोशिश, मतलब उसके दिमाग में है कि वो कंधार और उसके आगे भी अपना क्षेत्र जो है वो बढ़ाए। तो इसलिए कहते हैं कि राष्ट्रीय न होकर सार्वभौमिक था। लेकिन बाकी जो इतिहासकार हैं वो इस मत का खंडन करते हैं, वो इनसे सहमत नहीं है। संस्कृत के ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करने के लिए एक अलग विभाग बनाया। और जैसा कि हमने देखा है, फिरोज शाह तुगलक के समय में भी इस तरह से एक विभाग बनता है जिसमें ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किया जाता है, अलग से एक विभाग बनता है। तो ये इस समय अकबर के समय में बनता है फिर से। और इनके विषय में, मतलब अकबर के विषय में बहुत सारे इतिहासकारों ने बहुत कुछ लिखा है। तो बुक्स लिखी हुई है बहुत सारी, हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, टाइम इतना नहीं है और इतना आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है नेट के एग्जाम में। कुछ कथन है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे सर विलियम स्लीमन का मत है कि अकबर मुझे सभी सत्ताधीशों में ऐसा दिखाई दिया जैसा शेक्सपियर जो है वो सभी कवियों में। इसी के काल में मुगल वंश सैनिक आक्रमणकारी से बदलकर स्थायी भारतीय वंश के रूप में उभरा। तो जैसा कि हमें पता है कि बाबर जो था वो, उसको हम आक्रमणकारी के रूप में देखते हैं कि वो बाहर से आया है, उसने आक्रमण किया है और यहाँ पे आके एक तरह से, क्योंकि मुगल साम्राज्य अभी स्थापित भी नहीं हुआ है उसको, और उसको उसके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा है, मतलब इकोनॉमिकल दिक्कतें हैं उसको, उसके पास धन नहीं है अपनी सेना को देने के लिए, तो वो लूट मार भी करता है, सब कुछ करता है। लेकिन इस समय जब अकबर का काल आता है, उस समय हम देखते हैं कि जो सैनिक आक्रमणकारी जो स्वरूप था मुगल साम्राज्य का, वो बदल के भारतीय वंश के रूप में उभरता है। और यह सत्य है कि अकबर अनपढ़ था, पर उसकी इस कमी को उसकी तेज बुद्धि ने पूरा किया। अकबर का राजत्व का जो सिद्धांत है वो अबुल फजल ने प्रतिपादित किया है। और अबुल फजल के अनुसार राजत्व ईश्वर से प्रस्फुटित प्रकाश और सूर्य से निकली किरण है। तो एक तरह से जो अबुल फजल है उसने राजत्व के सिद्धांत को काफी ऊंचा रखा है, और राजा का जो दर्जा है वो सबसे ऊपर रखा है। मतलब जो खुदा है, सबसे ऊंचा दर्जा खुदा का, खुदा के जस्ट बाद जो अगर कोई है तो वो है कौन? राजा। बीच में उसके कोई वर्ग नहीं है। तो इस प्रकाश, ये जो प्रकाश की बात कर रहा है कि राजत्व जो है वो ईश्वर से प्रस्फुटित प्रकाश है, यानी कि ईश्वर से सीधे एक लाइट आ रही है जो कि किसको मिल रही है? बादशाह को मिल रही है। इस प्रकाश को, इस लाइट को बोला है फरे इज्दी। तो कई बार आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछेगा फरे इज्दी। फरे इज्दी जो है ये यही प्रकाश है जो ईश्वर से आ रहा है, जो गॉड से आ रहा है, भगवान से आ रहा है, खुदा से आ रहा है। इसको फरे इज्दी की संज्ञा दी गई, और जो ईश्वर बिना किसी मध्यस्थ के बादशाह को देता था, यानी कि डायरेक्ट कमिंग फ्रॉम द गॉड, डायरेक्ट जो लाइट आ रही है, ये लाइट कौन सी है? ये लाइट है लाइट ऑफ नॉलेज। तो जो लाइट ऑफ नॉलेज आ रही है डायरेक्ट फ्रॉम द गॉड, इट इज ओनली कमिंग टू द किंग डायरेक्टली। मतलब बीच में कोई नहीं है, बीच में कोई उलेमा वर्ग नहीं है, बीच में कोई पंडित पुजारी कोई नहीं है, मौलवी नहीं है। तो इस प्रकार जो अकबर है उसके राजत्व के सिद्धांत में शासक को उलेमा की कृपा के भरोसे नहीं रहना था। क्योंकि अभी तक क्या चल रहा था कि जो उलेमा है वो क्या बोलेगा कि मैं जो हूं वो अल्लाह का नुमाइंदा हूं, और मैं जो ज्ञान दूंगा वो मुझे अल्लाह से मिल रहा है। लेकिन अब इसने जो राजत्व का सिद्धांत डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया बादशाह को अल्लाह के साथ, तो बीच में कोई मध्यस्थ नहीं है। लेकिन ये जो मान्यता है ये तो ना ही पुरानी थी, ना ही इसको पहली बार प्रयोग किया गया था। लेकिन अबुल फजल ने इसमें हिंदू और मुस्लिम चिंतन से ग्रहण की गई अनेक विशेषताओं का समावेश कर दिया। तो ये मोटा मोटा उसका राजत्व का सिद्धांत था, और ये छोटी सी लेक्चर मैंने बनाई है नीति और सुधार के ऊपर। हालांकि अकबर की नीतियों को हम जब पढ़ेंगे, जब हम पूरे मुगल की जो नीतियां हैं उनके खंड में पढ़ेंगे, जैसे राजस्व भू राजस्व की नीति हम पढ़ेंगे। और हमने धार्मिक नीतियां पहले ही पढ़ ली हैं, जो मुगलों की धार्मिक नीति है, मुगलों की राजपूत नीति है, उनको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक मैं अलग से लेक्चर रखूंगा जिसमें मुगलों की उत्तर पश्चिम नीति और मुगलों की दक्षिण नीति और मुगलों की भू राजस्व नीति, इन सब का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। तो मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।